नया IBM 7 हौसला है। ये शहर घूरता है। नमस्कार, मैं हूं नवजोत और आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। आपको दिखाएंगे 4 महानगरों से हमारी ये खास पड़ताल। ये शहर घूरता है। दिल्ली के निर्भया कांड की कल दूसरी बरसी है। इन 2 सालों में सख्त कानून बनने के बाद हमारे शहरों में क्या कुछ बदला है? क्या हमारे शहरों की मानसिकता में, लोगों की मानसिकता में कोई फर्क आया है? इसकी शुरुआत हमने की हैदराबाद से। सबसे पहले देखिए हमारी संवाददाता साक्षी खन्ना की ये रिपोर्ट। शहरों में हर दिन सैकड़ों महिलाएं, चाहे वो कामकाजी हो या फिर स्टूडेंट्स हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बसेस में सफर करती हैं। लेकिन महिलाओं के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना सुरक्षित है, ये पता लगाने के लिए आज हम एक ऐसी बस में ट्रैवल करेंगे। देखते हैं क्या हैदराबाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। मैं पंजागुट्टा स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही हूँ। थोड़ी देर में ही मैंने एक आदमी को देखा जिसने हरे रंग की चेक शर्ट पहन रखी थी। मैंने उसे भी आम बस यात्री ही समझा, लेकिन जल्द ही मुझे लगा कि वो लगातार मुझसे घूर रहा है। ये एक भीड़ भरा बस अड्डा था, लेकिन मैं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही थी। सड़क निर्माण के कारण बहुत बसें यहाँ नहीं रुक रही थी, लिहाजा मैंने फैसला किया कि नजदीक के बस स्टॉप से बस लूं। मैं SR नगर के लिए बस का इंतजार कर रही थी। मैंने गौर नहीं किया कि ये शख्स मेरा पीछा कर रहा है। वो यहाँ भी आ गया और मेरे पीछे एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। मेरी बस आई और मैं बस में सवार हो गई। महिलाओं के लिए अलग सीट थी और मैंने बस में चढ़कर राहत की सांस ली। लेकिन जल्द ही मैंने गौर किया कि वो बस में मौजूद है। मैं SR नगर में उतर गई। अब मैं अपनी अगली बस का इंतजार कर रही थी। मैं ये देखकर सन्न रह गई कि वो इस बस स्टॉप पर भी था और मुझे घूर रहा था। मेरी बस आई और मैं उस बस में चढ़ गई। बस में भीड़ बहुत थी। हैदराबाद की बसों में छेड़छाड़ रोकने के लिए औरतों को आगे और मर्दों को पीछे बैठने का इंतजाम होता है। वो शख्स इस बस में भी चढ़ा। जाहिर है एक बदनीयत इंसान मेरे पीछे लगा था। मैं ESR पर बस से उतर गई। मैंने देखा कि वो भी बस से उतर गया। वो आया और फिर मेरे बगल में खड़ा हो गया। फिर उसने मुझसे बात करनी भी शुरू कर दी। मेरे साथी तत्काल मेरे पास पहुंच गए और फिर हमने उससे मोर्चा लिया। जब मैंने उसे झाड़ पिलाई तो वो सॉरी बोलने लगा। उसने माना कि वो पंजागुट्टा से ही मुझसे बात करना चाहता था। मैं पुलिस को फोन मिलाने लगी तो वो भाग निकला। मैं बच गई क्योंकि मेरे साथ मेरे सहयोगी थे। लेकिन हजारों औरतें जो अकेली ही सफर करती हैं, उनका क्या? इस घटना के बाद मैंने ऐसी ही औरतों से बात भी की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जब महिलाएं सफर करती हैं तो कई तरह के इंसिडेंसेस उनके साथ होते हैं। जैसा हमारे साथ हुआ, एक लड़का पिछले 30 मिनट से हमारा पीछा कर रहा था। वो बस में भी हमारे साथ गया और लगातार फॉलो करता रहा। कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं बस में, जानने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या आप रेगुलरली बस में ट्रैवल करते हैं? हाँ, मैं रेगुलरली ट्रैवल करती हूँ। सेफ फील करते हैं जब थोड़ा बहुत और इम्प्रूव करना है। अभी तक तो जो पार्टीशन बनाए हैं बस में वो थोड़ा सेफ है, मगर ओवर क्राउड के टाइम पे ना रात में थोड़ा अनसेफ है। 9 बजे के बाद लेडीज ट्रैवल नहीं कर सकते पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज्यादा कंफर्टेबली। जब क्राउडेड होते हैं तो किस तरह के इंसिडेंसेस होते हैं? आपको लगता है कि पुश अराउंड होता है, क्या होता है? बुड्ढे या कोई भी ना ऊपर गिरने की कोशिश करते हैं, यहाँ टच करने की कोशिश करता है, ये सब होता है। थोड़ा लेडी कंडक्टर भी होना चाहिए बस में, वो भी एक प्लस पॉइंट होगा।
बिल्कुल, तो स्टेयरिंग हो या फिर गलत तरीके से छूने की कोशिश हो, तो इस तरह की हरकतें, छेड़खानी बसेस में लगातार होती रहती है और जरूरत है कि कई और ठोस कदम उठाए जाएं, क्योंकि महिलाओं के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट कन्वीनियंट भी है, साथ ही अफोर्डेबल भी पड़ता है और बहुत सी महिलाएं इसमें सफर करती हैं। जरूरत है कि इसको और ज्यादा इम्प्रूव किया जाए। कैमरा पर्सन वेंकटेश के साथ साक्षी खन्ना, हैदराबाद। तो हमने आपको हैदराबाद का हाल दिखाया है। बाकी शहरों की बात भी हम करेंगे, चाहे वो दिल्ली हो या मुंबई, किस तरीके का हाल है वहां पर, और साथ ही साथ हम अपने खास मेहमानों से भी बातचीत करेंगे। इस वक्त विक्रम सिंह, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश, हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ एक और खास मेहमान है मीरा सूद, जो कि लॉयर भी हैं। विक्रम जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर ये कहा जाए, आपके तो करियर में इस तरह के बहुत से इंसिडेंट्स आए होंगे। निर्भया के बाद से जागी है, पूरा देश जागा है, आंदोलन हुए, लड़कों ने भी पुरुषों ने भी इन तमाम आंदोलनों में हिस्सा लिया, लेकिन तब भी तस्वीर नहीं बदली है। कारण सबसे पहले क्या देखते हैं आप? जी, एक आहत और एक आक्रोशित राष्ट्र एकजुट होकर के निर्भया की चीखों के उपरांत ये ऐसा लगा था कि कानून बदलेगा, व्यवस्था बदलेगी। कानून तो बदल गए, 13 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आ गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की प्राविधान हो गया, समरी ट्रायल्स और डे टू डे हियरिंग की बात आ गई, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आ गए। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो जो आपका हैदराबाद का सर्वे है, उससे यह पता लगता है कि कोई सुरक्षा कवच या जो सुरक्षा की भावना थी वो दृष्टिगोचर नहीं हो रही, वो दिखाई नहीं पड़ रही है। कारण क्या है कि लॉस का इंप्लीमेंटेशन, प्रॉपर पेट्रोलिंग, और एक महिला ने यह कहा था कि महिला पुलिसों के कर्मियों का अभाव, जिसके कारण से कि एक असुरक्षा की भावना व्याप्त रहती है। और इस प्रकार के जो मंचने जो 30-30 मिनट तक फॉलो किया और आपके सहकर्मियों के हस्तक्षेप के उपरांत उनको अकल आई और उनकी समझ में आई कि ये वो जो कार्य कर रहे हैं अनुचित है। इसके बारे में मैं समझता हूं कि पुलिस को और ज्यादा हस्तक्षेप करने की जरूरत है और प्रोएक्टिव होकर के, जो प्रोएक्टिव रोल होने का मादा होना चाहिए था वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। मोबाइल पेट्रोलिंग, प्रेजेंस इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये तो एक पक्ष है। अगर आप कहीं और पता लगाएं, जो कि मैं समझता हूं आगे आपके शो में आएगा, कि जिन बसेज में ऑब्जेक्शनेबल सॉन्ग्स, ऑब्जेक्शनेबल मूवीज ये भी दिखाई जाती है। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त मीरा सूद भी हैं। मीरा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बड़ा वैलिड पॉइंट उन्होंने उठाया कि कानून बदले हैं और बहुत से लोग जो हैं, निर्भया के बाद बहुत से तमाम सख्त कानून बनाए गए हैं, लेकिन आप शायद इस बात से एग्री करेंगी कि बहुत लोग ऐसे, बहुत महिलाएं ऐसी हैं जिनको कानून के बारे में जानकारी ही नहीं है। अगर किसी के साथ कुछ होता है, देखिए छेड़खानी एक अलग चीज है, जब तक बलात्कार नहीं होता तब तक मामला दर्ज नहीं होता। खुद पुलिस वाले कहते हैं कि भाई रेप तो नहीं हुआ ना, इस तरह की स्टेटमेंट्स भी सामने आती हैं। छेड़खानी तो क्राइम समझा ही नहीं जाता है। जी, आई थिंक इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो जो विक्रम सिंह जी मुझसे पहले कह रहे थे कि लॉज, कानून का इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं होता। जो सिर्फ कानून बदलने की बात नहीं है, पर कानून को लेकर जो एटीट्यूड है, जो व्यवस्था है पुलिस का, हम सब का, कि कानून के मुताबिक हमारी क्या व्यवस्था है, हम कितना सीरियसली लेते हैं किसी कानून को, हम कितना सीरियसली लेते हैं कि ऐसा कुछ होता है तो हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, कैसा क्या प्रोसीजर है, उसकी खास जानकारी नहीं है। पर और भी 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये सामाजिक अपराध है, और सामाजिक अपराध जो है ये इतनी जल्दी नहीं बदलते जितना हम चाहते हैं। ये कोई मामूली लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है, ये कोई व्हाइट कॉलर क्राइम की बात नहीं है। ये सामाजिक अपराध जो है, जितना जल्दी समाज बदलता है उतना जल्दी ये सामाजिक अपराध का रेट बदलेगा, और समाज इतनी जल्दी नहीं बदल सकता। तो इट्स बहुत ही अनरियलिस्टिक है कि अगर हम सोचेंगे कि 2 साल में कुछ इस बारे में कुछ बदलेगा। और तीसरी बात जो है, ये आई थिंक इस हमारी पुलिस की क्या व्यवहार होता है सिटीजन्स के साथ। मतलब मेरा तो ये मानना है कि हमारी पुलिस अब तक समझती है, वो अंग्रेजों के जमाने से लेकर अब तक पुलिस यही समझती है कि उनका काम क्राइम कंट्रोल करना नहीं है, अपराध का कंट्रोल करना नहीं है, पर पब्लिक को कंट्रोल करना है। पुलिस हमारी इसी सोच को लेकर ऐसा मतलब जो व्यवहार दिखाती है, वो यही सोच दिखाती है कि पुलिस को अपराध से कम मतलब है, पब्लिक को कंट्रोल करने से ज्यादा मतलब है। तो जब तक पुलिस भी अपना व्यवहार नहीं बदलती, लोगों को ऐसे मतलब
कोई विक्टिम आके कंप्लेंट करते हैं, पुलिस उल्टा उसको पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे, तुम ऐसे क्यों कर रहे थे, ये क्यों किया, वो क्यों किया। उनको लोगों उनको मतलब उनकी सोच की प्रॉब्लम है। ठीक है, विक्रम सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का भी यहाँ पर जिक्र किया, ये बहुत अच्छी बात है, फास्ट ट्रैक कोर्ट हुई है, बहुत जल्दी जल्दी इन मामलों का निपटारा हो रहा है, लेकिन हम खास तौर पर अगर निर्भया की बात करें, इस केस की बात करें, अभी भी जो निर्भया के हत्यारे हैं वो तिहाड़ में बंद है, उनमें से एक जुवेनाइल है जो बहुत ही जल्द रिहा हो जाएगा। ये भी तो एक लचर व्यवस्था दिखाता है, कल को क्या पता वो आकर किस तरह का क्राइम करे, ये मैसेज दूसरे लोगों को क्या जाता है? देखिए, जो भी दुर्भाग्य से जो संदेश जा रहे हैं बड़े ही नकारात्मक और बहुत ही निराशाजनक हो रहे हैं। अभी उबर टैक्सी केस में जो शिव कुमार यादव जी गिरफ्तार हुए हैं वो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं और सीरियल रेपिस्ट रहे हैं। दुर्भाग्य से न केवल वो 2 केसेस में एक्विटल उनका हुआ है, बल्कि एक फर्जी कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर के वो टैक्सी के भी वो चालक बन गए हैं। हमारे यहां जो हमारी को पैनलिस्ट हैं उन्होंने बड़ी विद्वतापूर्ण बात कही, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं कि पुलिस को प्रशिक्षित और संवेदनशील होने की जरूरत है, जो कि नहीं है। निर्भया केस के मामले में अगर आप देखें तो 1000 करोड़ रुपए का आवंटन सरकार ने किया था। ये ऐसे पहली बार हुआ है कि वो पूरा 1000 करोड़ रुपए अनयूटिलाइज्ड है, उसका कोई प्रयोग नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि पुलिस की संवेदनशीलता, ये पुलिस की प्राथमिकताओं में ये अपराध बहुत नीचे आते हैं। पुलिस को अपनी विश्वसनीयता बढ़ानी होगी, जनता को विश्वास में लेना होगा, और एक नया प्रयोग जो है कम्युनिटी पुलिसिंग। किसी भी जनपद में शिव कुमार यादव ऐसे करीब 50 आदमी होते हैं जिनके ऊपर निगरानी और नियंत्रण रखना बहुत कठिन नहीं है। शिव कुमार जैसे लोग ये कहते हैं जब पकड़े जाते हैं, पूरी तरह से संभव है। विक्रम सिंह जी, हौसले आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। शिव कुमार जैसे लोग जब पकड़े जाते हैं तो स्टेटमेंट उनका ये आता है कि हम तो काम दे रहे हैं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, हम तो अक्सर करते आए हैं। इस तरह का लहजा बात करने का, एक तो आप जुर्म कर रहे हो और ऊपर से इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं। आपसे दुस्साहस तो देखिए शिव कुमार का, लेकिन मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता दूं कि मेरे 37 साल के कार्यकाल में मैंने इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, गंभीरता पूर्वक लेते हुए, मेरे कार्य क्षेत्र में अगर कोई शिव कुमार जी आते तो ये मान के चलिए कि ताजिंदगी दोबारा ये दुस्साहस नहीं करते। मेरे ख्याल से विक्रम सिंह जी लगाना शायद सही नहीं होगा शिव कुमार जैसे शख्स के लिए। इस प्रकार का दुस्साहस जी लगाना सही नहीं होगा इस तरह के शख्स के लिए शायद। देखिए, शिष्टाचारवश मैं जी या भी नहीं, अगर मुझे जो कहना होगा वो शालीनता की परिधि के बाहर है, और जो मैंने कर दिया वो मैं कह नहीं सकता हूं, क्योंकि उसके बाद मैं आपराधिक श्रेणी में आ जाऊंगा। इसलिए मैं इसको बहुत ही परिमार्जित भाषा में और शालीनता की परिधि रखते। लेकिन अगर आपने कहा जी नहीं, तो शिव कुमार ही मैं कहूंगा, जी नहीं लगाऊंगा। लेकिन शिव कुमार ऐसे दुस्साहसिक और इस प्रकार के उदंड अपराधी, मेरे कार्य क्षेत्र में उनका पलायन होता था, क्योंकि उनको मालूम था कि जो पुलिस अधिकारी इस वक्त उपस्थित है वो आधा कसाई है, आधा इंसान है। ऐसे अपराधियों के लिए मीरा सूद, आप भी जब कोर्ट में जाती होंगी, इस तरह के अपराधियों को जब आप भी देखती होंगी, तो यकीनन बहुत मुश्किल होता होगा। कानून जिस तरीके से बने हुए हैं, आप भी खुद को कहीं ना कहीं लाचार महसूस करती होंगी कि क्यों नहीं जल्दी से जल्दी फैसला हो जाता, क्यों नहीं इस तरह के लोग जो रेपिस्ट है, खास तौर पर हम रेपिस्ट की बात यहां पर करेंगे, जिनकी मानसिकता इस तरह की है, क्यों नहीं उनको जल्दी से जल्दी सजा मिलती? नहीं, मैं इतना इस बात से सहमत नहीं हूं कि, क्योंकि मैं मतलब वकील होने के नाते मैं थोड़ा ज्यादा ऑब्जेक्टिवली देखती हूँ इन चीजों को, और मैं मतलब मेरा पर्सपेक्टिव जो है इन बातों में थोड़ा अलग है। जो मैं ये नहीं देखती कि सिर्फ रेपिस्ट को जल्द से जल्द सजा क्यों नहीं मिलती, मैं ये भी देख सकती हूँ कि पूरे सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है। सिर्फ रेप ही नहीं है, और भी बहुत सारे सामाजिक अपराध हैं। मैं मानती हूँ कि जो सामाजिक अपराध हैं वो थोड़े अलग होते हैं बाकी अपराधों से, पर एक रेप अकेला सामाजिक अपराध नहीं है। और जो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, मुझे कुछ खास सहमति नहीं है उनसे। कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हम करेंगे? मतलब एक रेप के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट कर लिया, दूसरे रेप के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट कर लिया, डाउरी के लिए कर लिया, कितने, अगर सारे अपराधों के लिए हम फास्ट ट्रैक कोर्ट करेंगे तो फिर बचा ही क्या? तो फिर सारे कोर्ट्स को फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू से ही होना चाहिए। तो ये जो मतलब गिमिक्स जैसे चीज होते हैं, जो मतलब इसमें कोई गलत भी नहीं है। लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं, अगर फास्ट ट्रैक हो जाए तो शायद उसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं लाखों केसेस के बारे में
वही मैं लाखों केसेस के बारे में सोचती हूँ। जो एक आध केस मीडिया में आते हैं और मतलब पूरे देश उस मतलब को भड़काते हैं, वो ठीक है, मैं मानती हूँ कि जरूरी होता है कि किसी कोई ना कोई चीज मतलब पूरे देश को ऐसे कि ऐसी अटेंशन में आ जाए, वो बिल्कुल वो ठीक है बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं है कि अब सारा देश मतलब एक एक केस को लेकर अगर हमेशा आउटरीच में ही रहेगा, तो ऐसे भी नहीं हो सकता। पर अगर हम लॉज की बात कर रहे हैं, अगर हम लीगल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो फिर हमें थोड़ा नीजर्क रिएक्शन कम करना होगा और मतलब केसेस को ऐसे थोड़ा मतलब जो लाखों केसेस हैं, जो सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स हैं, वो सब देखना होगा। नहीं, ये नहीं कि सिर्फ इस केस में जल्दी से जल्द इसको सजा क्यों नहीं मिल रही, और सजा भी हम दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं। जी मतलब वो भी देखने वाले। अब आजकल जैसे लोग अब प्रोटेस्ट करते हैं, कहते हैं डेथ पेनल्टी करो, कैस्ट्रेशन करो। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि ऐसी सजाएं तो मतलब हमारे समाज को और भी वायलेंट बनाती हैं। ठीक है मीरा, आप रहिए हमारे साथ। मैं विक्रम जी आपसे भी इसका रिएक्शन चाहूंगी, लेकिन जरा दिल्ली का हाल देख लेते हैं। किस तरीके के हालात है दिल्ली में? क्या महिलाएं सुरक्षित हैं भी या नहीं? ये रेल नहीं, लेकिन सड़कें हो, बस हो या काम की जगह, ऐसा हर कहीं होता है। घर से बाहर निकलेंगे तो ये सब घटनाएं तो होंगी। क्या दिल्ली आपके साथ खड़ी होगी? दिल्ली के कुछ नौजवान थिएटर आर्टिस्ट डीटीसी की बसों में महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ पर दिल्ली का नजरिया जानने निकले। उन्होंने लड़की से छेड़छाड़ का फर्जी ड्रामा रचा, ये जानने के लिए कि आखिर महिलाओं के लिए कोई आवाज उठाता है या नहीं। आज से 2 साल पहले निर्भया कांड जो हुआ, हम निर्भया को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम बस को एक प्लेस के तौर पे सेंसिटाइज कर पाएं, इस पूरे कैंपेन के दौरान लोगों को इन्वॉल्व कर पाएं हमारे इस पूरे कैंपेन में। 16 दिसंबर को लेके जो हम कर रहे हैं, बेसिक मोटिव यही था, इस तरह के प्ले को फॉर्म करने का। पुरुषवादी जो दृष्टिकोण हो, मानसिकता अभी तक लोगों की बदली नहीं है, वो वहीं के वहीं है। वो लोग यही कह रहे हैं कि लड़कियों की गलती है, वो इस तरह के कपड़े क्यों पहनती है, झांसी की रानी बनती है, लड़कों को मारती है, वो लड़कों के फेवर में ज्यादा है। जब हमने 1 तारीख से ये प्ले करना शुरू हुआ, तो मतलब शुरू करना किया, तो हमें लग रहा था, डर लग रहा था कि कहीं ना कहीं आज तो तुम्हारी पिटाई होगी बेटा। लेकिन जैसे जैसे हम प्ले करते जा रहे हैं, हमारा वो डर खुलता जा रहा है। और ये बड़े ताज्जुब की बात है कि पब्लिक से इस तरीके का कोई भी रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिला कि अब नहीं बच सकते। सोच बदल, ठीक है, कपड़ों में सोच नहीं है, दिमाग में गंदगी है तुम्हारे। ये थिएटर ग्रुप जानना चाहता था कि 16 दिसंबर के निर्भया कांड के बाद क्या कुछ बदला। मैंने उनके साथ इस सफर पर जाने का फैसला किया। बस के भीतर हुई इस नकली वारदात पर सबकी नजर गई, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई शिकन नजर नहीं आई। नौजवान, बूढ़े और औरतें सब खामोशी से देखते रहे। अगर आपके आसपास कहीं भी कोई ऐसी घटना हो रही हो, वो लड़की हमारे किसी भी घर से हो सकती है, तो चुप ना रहे। जब नाटक खत्म हो गया तो हमने यात्रियों से बात की। I am also living in Delhi. I am also working. I am also from the family. But nowadays the girls are changed. They are very cheap and they wear the cheap clothes. That's why all things are happen in the Delhi. लेकिन हम दूर से आए, श्रीनगर से, जम्मू और कश्मीर से, इसीलिए हम थोड़ा सा यहाँ से नर्वस हो रहा है। जब गांव के अंदर ऐसा होता है ना, तो इतनी देर में फाड़चीड़ हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है कि अभी बोलते हैं तो हम गांव के बंदे कहीं थाने में पकड़ के बंद कर दिए, तो हमें ये भी नहीं पता पड़ेगा कि हम कहाँ पे हैं और हमारे घर वाले कहाँ पे हैं। ज़ेबा वारसी, दिल्ली, IBN 7। तो दिल्ली का हाल आपने देखा। दिल्ली को एक तरीके से जागरूक करने की कोशिश हो रही थी। विक्रम सिंह जी, कुछ आवाजें जो हैं वो ऐसी भी आती हैं जो कि ये कहते हैं कि अगर महिलाएं बाहर निकलेंगी तो इस तरह की हरकतें होंगी, आप कपड़े पहनते हैं ऐसे तो इस तरह की हरकतें होती हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल है, आप एक सोशल एस्पेक्ट के नजरिए से अगर देखिए, बहुत से हमारी सोसाइटी में तबके ऐसे हैं जहां पर महिलाएं चाहे सलवार कमीज में हो, चाहे साड़ी में हो, चाहे किसी भी कपड़े में हो, उन्होंने महिलाओं को उस नजर से देखना ही नहीं कि एक महिला है, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। ये बिल्कुल तर्कहीन और बलहीन बातें हैं कि कपड़ों के कारण या इस तरीके की बातों से बलात्कार होते हैं। फिर लाशों के साथ अगर बलात्कार होते हैं, 2 साल की बच्चियों के साथ जो बलात्कार होते हैं, वहां क्या होता है? ये तो बिल्कुल अपने बात को
बेबुनियाद तरीके से पेश करने वाली बातें हैं। बलात्कारी की जो मानसिकता है, इसकी ओर ध्यान देने की बात है। और यही बात दिल्ली की, आप पूरे कमोबेश कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और इधर अगरतला से लेकर के जालंधर तक कहीं पर भी प्रत्यक्षदर्शी जो है वो मूक दर्शक बने रहते हैं। कहीं हस्तक्षेप करने की मिसाल मुझे बहुत कम दिखाई पड़ी है। आज भी और पहले भी हस्तक्षेप करने वाला वाकई पूजनीय होता है, लेकिन ऐसे दृष्टांत बड़े कम मिलते हैं। इसके पहले वाले चरण में जो आपने बातें कही थी, मैं उसमें यही कहूंगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर जस्टिस बहुत विलंब से मिला तो वो न्यायोचित नहीं होता, वो अन्याय होता है। गुड इन्वेस्टिगेशन, गुड प्रोसिक्यूशन, प्रॉम्प्ट पनिशमेंट और एक अच्छी सजायाबी हो जाती है, उससे हजार मजनू सुधर जाते हैं। इसलिए जल्दी सजा देना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि अच्छे कानून लाना और उनके माध्यम से सजा दिलवाना है। तो आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं कितनी सुरक्षित है महिलाएं हमारे देश में। बात हम मुंबई की करते हैं, महानगरी मुंबई, जहां पर आमतौर पर कहा जाता है कि ये सबसे सेफ जगह है महिलाओं के लिए। लेकिन हाल के दिनों में महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध की कई वारदातें यहां भी सामने आई हैं। हमारी संवाददाता सुनीता रघु ने जानने की कोशिश की कि आखिर मुंबई में क्या महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं या फिर वाकई मुंबई भी बदल गई है। मुंबई में सेंट्रल लाइन का सायन रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह जहां से हर रोज बड़ी संख्या में महिलाएं शोषण का शिकार होती हैं। 25 मिनट तक तो कोई वारदात नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मैं खाली टिकट काउंटर के करीब जाकर खड़ी हुई तो एक शख्स जो कि मुझे घूर रहा था मेरे करीब चला आया। वो मेरी ओर मुड़ा और मुझे घूरने लगा। मैंने उसकी उपेक्षा की, लेकिन वो गाना गुनगुनाकर उंगलियां बजाते हुए मुझे घूरता रहा। 15 मिनट बाद मैं वहां से चल पड़ी। उसी दिन थोड़ी देर बाद सीएसटी स्टेशन, गेटवे ऑफ इंडिया, होटल ताज के पीछे मुझे ये याद दिलाया गया कि औरतें मुंबई को अपने लिए ज्यादा सुरक्षित शहर मानती हैं। लेकिन ये वही जगह है जहां पर कुछ साल पहले नववर्ष पर गुंडों के गिरोह ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ की थी। नरीमन पॉइंट पर मैं समंदर की ओर मुंह करके खड़ी थी। एक आदमी मुझे अकेला पाकर मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या मैं अकेली हूं। मैं थोड़ी देर तक खड़ी रही और फिर चल पड़ी। बांद्रा को मुंबई के उन उपनगरीय इलाकों में गिना जाता है जहां पर औरतें अकेली घूम सकती हैं। मैं यहां लकी जंक्शन के व्यस्त इलाके में घूमती रही। मैंने आजमाया फॉर्मूला ही फिर से दोहराया और जल्द ही एक शख्स मेरे इर्द गिर्द मंडराने लगा। उसने मेरा पीछा करने की भी कोशिश की। देर शाम मैंने दादर के फ्लावर मार्केट और माटुंगा का रुख किया। यहां कोई घटना नहीं घटी। आप कह सकते हैं कि और शहरों के मुकाबले मुंबई ज्यादा सुरक्षित है। सन्नौता रघु, मुंबई, IBN 7। मान लेते हैं कि और शहरों के मुकाबले कम से कम मुंबई उतनी अनसेफ नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से मुंबई में घटनाएं हुई हैं, अभी 2 दिन पहले हमने आपको दिखाया था किस तरीके से मुंबई की एक फैशन डिजाइनर और एक एक्ट्रेस के साथ सरेआम सड़क पर भी बदसलूकी हुई थी, वो तमाम चीजें हमने आपको दिखाई। लेकिन मुंबई फिर भी दिल्ली और दूसरे इलाकों से हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत सेफ है। मीरा सूद हमारे साथ है। मीरा जी, मैं आपसे ये भी अब जानना चाहूंगी, मुंबई की बात करें, वो सिटी, वो शहर जिसको कहा जाता था कि चाहे लड़कियां 12 बजे रात में निकलें या फिर दिन के 12 बजे निकलें, महिलाएं सबसे ज्यादा सेफ यहां पर हैं। लेकिन हालात यहां पर बदलते जा रहे हैं, जबकि होना उलट चाहिए कि हालात को सुधारना चाहिए। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे ख्याल से लोग उल्टा समझते हैं कि मुंबई सेफ है इसलिए महिलाएं देर रात तक कुछ भी पहनकर घूम सकती हैं, बिना फिक्र के काम पे जा सकती हैं। मेरा ये मानना है कि क्योंकि मुंबई शुरू से लोग वहां काम करने जाते हैं, ज्यादा प्रोफेशनल शहर है, और क्योंकि शुरू से महिलाएं बाहर ज्यादा घूमती हैं, सड़कों पे ज्यादा घूमती हैं, काम से देर रात को लौटती हैं, फैशन इंडस्ट्री है वहां पे, मूवी इंडस्ट्री है वहां पे, हर तरीके के कपड़े पहनते हैं, इसीलिए
क्योंकि वहां पे ये आदत सी हो गई है, तभी मुंबई ज्यादा सेफ रहा है। इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। ये नहीं है कि मुंबई सेफ है इसलिए ये सब वहां पे पॉसिबल है या मुमकिन है। ये सब वहां पे मुमकिन है क्योंकि ये आदत सी हो गई है। तो इसलिए जब लोग कहते हैं कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, शाम को यहाँ क्यों निकलती हैं, यहाँ ये क्यों पहनती हैं, यहाँ क्यों जाती हैं, वहां क्यों जाती हैं, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक महिला की आजादी पर एक रिस्ट्रिक्शन कर रही है, पर इसलिए क्योंकि इससे शहर और अनसेफ होता है। जितनी कम महिलाएं आपको सड़क पे पब्लिक में देखेंगे उतना ज्यादा ही शहर अनसेफ होगा, क्योंकि उतना ज्यादा मतलब जो एक आध निकलेंगी वो मतलब और अटेंशन जाएगा उन पे। तो जितनी आदत होती है इस सब की उतना ज्यादा सेफ होता है। इस पर विक्रम सिंह जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, बहुत अच्छा और बहुत वैलिड पॉइंट यहाँ पर मीरा ने रखा है कि आदमी जो है वो हेड ऑफ द फैमिली होता है, लेकिन क्यों नहीं वुमेन इज द हेड ऑफ द फैमिली। जो अर्निंग है मुंबई में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो कि जाती हैं, कमाती है और उनके पैसे से घर चलता है। वो जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी की बात होती है वो मुंबई शहर कहीं ना कहीं खत्म करता है, क्योंकि वहां पर महिलाएं इक्वली कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं और रोजी रोटी के लिए बाहर निकलती हैं। बराबर रूप में महिलाएं वहां पर नजर आती हैं। ये फर्क कहीं ना कहीं वहां पर कम हो जाता है। क्या हम ये माने कि ये फर्क जिस दिन कम हो जाएगा उस दिन महिला को पुरुष अपने बराबर समझेगा और वहां से सोच बदलने की शुरुआत होगी? क्यों नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और इसमें जब आप सबसे पहले अगर महिला आत्मनिर्भर होगी आर्थिक रूप से, तो वो शैक्षिक रूप से मैं समझता हूं साधन संपन्न होगी, प्रशिक्षित होगी और पूरी तरह साक्षर होगी। अगर ये बिंदु आपने पूरी तरीके से एड्रेस कर लिए तो आप ये मान के चलिए कि वो स्वावलंबी होगी और आर्थिक मामलों में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगी। जब ये एक बैरियर पार हो जाता है तो वो कंधे से कंधा मिलाकर पूरे परिवार की ब्रेड विनर होती है, उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है। जब सेल्फ एस्टीम बढ़ता है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो कोई भी मजनू 10 बार सोचेगा कोई दुस्साहसिक घटना करने के पहले। और ये जब एक बैरियर टूट जाता है, मैं समझता हूं कि सबसे पहला स्टेप होता है उस महिला की सुरक्षा के आयाम में। लेकिन आपका ये दृष्टिकोण हो सकता है, विभिन्न दृष्टिकोण हैं मुंबई के सुरक्षा परिदृश्य में, लेकिन सबसे पहले ये भी जो है दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुंबई में भी पूर्णतः सुरक्षा का जो वातावरण था वो भी अभी पूर्णतः सुरक्षित नहीं है। वहां भी असुरक्षा का थोड़ा बहुत, ये जितना भी परिमाण है असुरक्षा का वातावरण है। और उसको पुलिस को देखना चाहिए कि जो पुलिस के आयाम है SSP, सिक्योरिटी प्रोसीडिंग, सर्वेलेंस एंड पेट्रोलिंग, इसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है जिससे कि और अधिक महिलाएं वहां सुरक्षित रहें। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि क्या हमारी सोसाइटी, क्या हमारा परिवार ये अलाउ करता है कि महिला बाहर जाए, क्योंकि ज्यादातर वही महिलाएं काम करती हैं जिनको जरूरत होती है। बहुत कम ऐसी महिलाएं जो कि अपनी इच्छा के मुताबिक घर से बाहर निकलती हैं और अपनी एम्बिशंस के हिसाब से काम करती है। जरूरत होती है तभी महिला जाती है बाहर काम करने के लिए, लेकिन वहां पर भी उतनी सोसाइटी इजाजत नहीं देती है। मेरा इस सोच को कैसे बदला जाए, सोसाइटी को कैसे बदला जाए कि आप अपनी बेटियों को, बहुओं को, माओं को, सबको बोले कि अगर आपकी इच्छा है काम करने की तो आप जाइए? मेरा ये मानना है कि यहाँ पे जो है सरकार को थोड़ा पॉलिसी इंटरवेंशन करना होगा। सिर्फ कानून बदलने में या रेप की सजा बढ़ाने में, ये सब तो बहुत ही मतलब ऊपर की बात है, मतलब सुपरफिशियल सी कॉस्मेटिक चेंजेस है जो ज्यादा बदलाव नहीं लाएंगे। पर जो जैसे लड़की की शिक्षा के लिए कोई इंसेंटिव, कोई माँ बाप को पैसों का इंसेंटिव हो, या कोई जैसे लड़की की स्कूल फीस पूरी वेव कर दें, ऐसे जो इंसेंटिव्स दे सकते हैं, खास करके जो लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास में जो लोग आते हैं, इस सब ये जो इंसेंटिव्स हैं, इसका मतलब जैसे लड़कियां को आप देखते हैं कि जो इतने सारे कानून बदलने के बाद फिर भी आजकल महिलाएं इतनी कम प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम पे है, तो उस पे ज्यादा इंसेंटिव हो
कि प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम पे इंसेंटिवाइज करें। ये सरकार को सोचना चाहिए कि हम इन चीजों को इंसेंटिवाइज कैसे कर सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब जैसे लड़की की शिक्षा, लड़की की प्रोफेशनल करियर, प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल, बैंक अकाउंट, ये सब इंसेंटिवाइज कैसे करें महिलाओं के लिए। मतलब थोड़ा मेरा एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा जब तक इक्वालिटी लाने के लिए। जी आप रहिए हमारे साथ, समानता लाने के लिए हम ये चर्चा जारी रखेंगे। साथ ही साथ महानगरों में किस तरीके से महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं खुद को, करती भी हैं नहीं। तो चलिए साइबर सिटी बैंगलोर अब हम आपको लिए चलते हैं, जहां पर कामकाजी महिलाओं की एक बहुत बड़ी तादाद है। हम आपको दिखाते हैं कि क्या वहां पर महिलाएं खुद को सेफ महसूस करती हैं या फिर नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका जहां पर महिलाएं दिन रात काम करती है। डे शिफ्ट होती है, नाइट शिफ्ट होती है, कॉल सेंटर्स यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन हालात क्या है वहां पर जरा देखिए। ये बेंगलुरु शहर के वेस्ट कनिंघम रोड इलाके के करीब एक सड़क है। मैं अपनी टीम के साथ एक दिन दोपहर बाद इस सड़क से गुजरी। दो लोगों ने मुझे सड़क पर अकेले देखा और मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। बेंगलुरु में ऐसा होना थोड़ा आश्चर्य में डालने वाला था। ज्यादातर जगहों पर मैंने खुद को सुरक्षित महसूस किया, लेकिन कहीं कहीं कुछ लोग बेशर्म से मुझे घूरते रहे, मेरा ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करते नजर आए। लेकिन जब ऐसा कोई शख्स जो खाकी वर्दी में हो, 50 साल की उम्र का हो और मेरे साथ साथ चलने लगे, पीछा करे, तो धड़कनें बढ़ना स्वाभाविक है। जाहिर है कि इससे मदद मिलती है। आमतौर पर सड़कों पर पुलिस वालों की मौजूदगी मेरा भरोसा बढ़ाती है, मगर यहाँ कुछ और ही हो रहा था। हमारा अगला पड़ाव शहर का शॉपिंग हब कमर्शियल स्ट्रीट। यहाँ पर चहलकदमी करना सुरक्षित माना जाता है, लेकिन यहाँ भी जब हम आगे बढ़े तो कुछ लोगों ने इस तरह घूरना शुरू किया कि मैं असहज सी होने लगी। बीते 5 महीने के दौरान यौन हिंसा के कई मामले, खासकर बच्चों के साथ हुए अपराध सामने आए हैं। एक तरफ जहां ये मामले स्कूलों के भीतर से सामने आ रहे हैं, इधर सड़कों पर कुछ और ही कहानी चल रही थी। लेकिन घूरने और पीछा करने की इन चंद घटनाओं के इतर आमतौर पर बेंगलुरु महिलाओं के लिए सुरक्षित ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7। चाहे वो बलात्कार हो या फिर छेड़खानी हो या फिर घूरना या फिर टीजिंग, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि एक महिला की आत्मा को झकझोर कर रख देते हैं, और मेरे हिसाब से इन सभी को एक ही कैटेगरी में रखना चाहिए। हमारे साथ दो खास मेहमान, एक आखिरी रिएक्शन मीरा आपसे और विक्रम जी आपसे भी लेना चाहूंगी। कैसे बदलेगा समाज, कैसे बदलेगी समाज की सोच? मीरा, पहले आप। मेरे हिसाब से दो चीजें हैं, मतलब दो डायरेक्शंस हैं जहां से समाज की सोच बदल सकती है। पहला तो है कि अगर हम ये इन अपराधों को देखें और औरतों के मुताबिक लोगों को क्या सोच है, क्या व्यवहार है, वो कैसे बदला जाए बचपन से लेकर, और एक एक चीज में हम मतलब हमें ध्यान में रहना चाहिए कि जो हमारा जो रिएक्शन होता है कि अरे ये तो छोटी सी चीज है, पर जब फिर एक बलात्कार होता है तो फिर हम सब उत्सुक हो जाते हैं, तो ये गलत बात है। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि छोटी से छोटी चीज लेकर आगे बढ़कर बड़ी चीज होती है। तो ये जो मतलब थोड़ी सी छेड़खानी ही तो है, ये मतलब अब लड़के तो ऐसे ही होते हैं, ये जो मतलब छोटी चीजों को जो हम माफ करते हैं ना, वहां से हमारा ध्यान होना चाहिए। और दूसरी बात है कि ये सिर्फ बलात्कार और मतलब औरतों महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं है, पर अपराध है, और जो हमारा मतलब लॉ एंड ऑर्डर के साथ हमारा क्या व्यवहार है, मतलब हम एक एक चीज में
कानून को तोड़ते हैं, चाहे वो कोई ट्रैफिक का चालान हो, चाहे वो यहाँ कोई कूड़ा फेंकता है। मतलब हमारा ये सिविक सेंस जो बिल्कुल नहीं है। हम जो सोचते हैं कि हमारा घर बिल्कुल साफ हो, बाहर गंदा हो, मतलब ये जो एटीट्यूड है, हमारी घर की महिलाएं सुरक्षित हो, बाहर शुरुआत यानी हमें अपने से खुद से घर से करनी चाहिए। विक्रम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कैसे बदलेगा समाज? मैं 3 बिंदु आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। संवेदनशीलता, कि हमको और अधिक पूरे समाज को और पुलिस को ही नहीं, पूरे समाज को और अधिक संवेदनशील होना चाहिए। उसके अलावा शिक्षा, कि नारी अधिकार, कानून में परिवर्तन और इसके अलावा कितना घृणित अपराध होता है, इसके बारे में पूरे समाज को जागरूक करना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सजा। दंड के बिना राज्याधिकार नहीं चलता है। जो ऐसे कुख्यात और पेशेवर अपराधी हैं, उन्हें कड़े से कड़ा दंड शीघ्र दिए जाने की आवश्यकता है। अगर इन 3 पर अमल किया जाए, मैं समझता हूं कि सुरक्षा परिदृश्य में निसंदेह अभूतपूर्व और सकारात्मक परिणाम आएंगे। बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। देश का रियलिटी चेक, महानगरों का रियलिटी चेक, हमारे तमाम संवाददाताओं ने यहाँ पर हमें बताया किस तरीके से समाज की सोच है और समाज की सोच बदली है या नहीं बदली,